हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और उसमें हम अभी पहुंच चुके हैं क्लास एक मिनट पेन ले लेते हैं। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स में उसका पहला अध्याय हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो लोगों को एक संसाधन के रूप में लेकर इस अध्याय में इसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले दिया गया है अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व के अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पाद के ज्ञान का स्टॉक है। फिर है परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में इनके योगदान की क्षमता पर बल देना है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस वध विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोग ही उच्च उत्पादकों के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादक प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आलत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। ये लड़की बोलती है, मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो लड़का ये व्यक्ति बोलता है, यह उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपए, पैसे अथवा डॉलर के समान है? ये उससे अधिक है। यही मानव पूंजी है। क्या है? ये है एक चिकित्सक, और ये है एक इंजीनियर, ये है एक शिक्षक, ये है एक टेलर या दर्जी। ये सभी मानव पूंजी की श्रेणी में आते हैं। इन सबको देखकर आप निम्न बातों पर विचार कर सकते हैं। उच्च आय ने न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह के अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के
प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष की है और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता है। वह अपने भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में के नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसके शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर में व्यावसायिक कोर्स के अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर ने फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। तो ये है विलास एवं शकल की कहानी का एक चित्र के रूप में। वो थी शकल की कहानी। तो अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के साथ ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास उसके पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने के में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो ये वो चित्र था, आपने पहले देखा। और आइए इस पे चर्चा करें। में ये पॉइंट है जिसपे आप चिंतन मनन और चर्चा कर सकते हैं और ये एक क्रियाकलाप भी है। हम आगे पढ़े तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। उसके बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वहीं काम करता रहा और उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह वह परिवार के पालन पोषण के लिए अपनी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों ने यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश
करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता से भी के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वस्थता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ-बाप एक दुष्ट चक्र सर्जित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देश ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों के विशेष रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य साधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित बने। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन का या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें ये है। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है? इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। फिर है ये क्रियाकलाप, जिसे आप पढ़कर कुछ चाहें तो क्रियाकलाप कर सकते हैं। आगे पढ़े तो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों के काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती हैं, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है और जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उसकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। इनके पुरुष सहयोगी की तरह ही इनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग को सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च
कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा इन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिससे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता, अगला पॉइंट है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की संवर्धी दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। फिर अगला इसी में सब टॉपिक आता है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शिक्षा के बाद के कुछ वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने इसके लिए नए सिटीज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन में मुख्य मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक पहुंच धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे एक प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा एवं रोजगार परिवहन पहली पंचवर्षीय योजना के 150 करोड़ रुपए में बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766 करोड़ रुपए हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा का व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 15-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इसमें साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों की ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि यद्यपि जनसंख्या में विभिन्न भागों में बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं को अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2015-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तथा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन 25.2% तक की वृद्धि 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसत 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देख सकते हैं। तो ये है वो सारणी जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और नामांकन तथा संख्याएं दिए गए हैं, जिसमें ये सारे वर्ष 1950 से लेके अब तक के कुछ कुछ महत्वपूर्ण वर्ष, और ये है लास्ट वर्ष है 2018-19। ये है महाविद्यालयों की संख्या जो शुरू में इतनी थी, फिर धीरे 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 बढ़ती हुई इतनी हो गई है, और ये डाटा अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है इस बुक के हिसाब से। विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो इतनी थी और अब ये इतनी हो गई है। इनके आप अंतर देख सकते हैं, जिसमें ये 750 से लेके 41,000 हो गई है लगभग, और 30 से लेके 911। और विद्यार्थी जो पहले इतने थे वो धीरे 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 बढ़ते हुए 3,66,00,000, मतलब ये 2 लाख से, मतलब 2.5 लाख से थोड़े ऊपर थे, तो ये हो गए करोड़ों में। शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज, तो शिक्षक जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज सब में मिलाकर थे, जो 24,000 शिक्षक थे, और 2017-18 में ये शिक्षक कितने हो गए हैं। इस सारणी के बारे में आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा या सोच विचार कर सकते हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ें और उनके बारे में अपने मन में चिंतन करें। अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना, या क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी सक्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास के में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य का अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देने हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों से भारत में सरकारी और निजी सेवकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एवं विस्तृत स्वास्थ्य आधारित रचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में ये 68.3 वर्ष से अधिक हो गई है, और शिशु मृत्यु दर 1951 में से 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। इसकी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश में आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। निम्नलिखित
बातों पर आप सोच विचार या तर्क या मनन चिंतन कर सकते हैं। ये है एक सारणी जो संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना बताती है, जिसमें है ये 2013 के आंकड़े 14, 15, 16 और 17। आप इनमें डायरेक्ट तुलना करें तो आपको समझने में आसानी और भी हो सकती है। ये है एच मतलब उपकेंद्रीय स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें ये इतने थे, फिर ये इतने हुए, तो मतलब ये लगभग 1000 से बड़े, 2000 या 1000 लगभग ऐसे बढ़ते बढ़ते हर वर्ष 1 या 2000 से बढ़ोतरी करके यहाँ तक पहुंचे। औषधालय तथा अस्पताल जो इतने थे, फिर ये भी अपनी गति से बढ़ रहे हैं लगातार। मान सकते हैं कि हर साल इनमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। बिस्तर जो कि सरकारी है, प्राइवेट की बात यहाँ नहीं की गई है, तो वो भी आप देखें तो लगातार बड़े परी यहाँ कुछ एक साल में कुछ घट गए थे, वो जो वापस बढ़े। सबसे ज्यादा आंकड़ा ये वाला है। फिर है भारतीय शिक्षा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं वो पहले इतने थे 2013 में, फिर ये घट गए और घट गए और घट गए, इतने कैसे घट गए। फिर है नर्सिंग कर्मी जो है ANM, RNM एवं RMLHV, ये सब थे जो कम थे, ज्यादा बड़े बड़े और बढ़ते चले गए। तो इसके बारे में ये पॉइंट दिए गए हैं और इन पे आप सोच विचार कर सकते हैं। इसके बाद में क्रियाकलाप दिया गया है और उसके बाद में हम देखें तो अपना अगला पॉइंट आता है, अगले पॉइंट नहीं, पिछले पॉइंट की बात लिखी है इसमें कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। ये है बेरोजगारी। अगला टॉपिक है बेरोजगारी। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने में, घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर कम, काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति और जनसंख्या में नहीं हो सकती, और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या के वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के काम करती हैं, वह अपने घर के बाहर जाकर परिश्रम के लिए काम करने में इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी जी और नाना नानी उसकी, जिसका यद्यपि इस कहानी में विवरण नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के होंगे। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। तो ये मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी क्या है, इनके नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। फिर है मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष में कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें
8 लोग लगे होते हैं, इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इस खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योग्यता से कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए और खेत में की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग अप्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों के जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक संवर्धन के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी की जनशक्ति साधन की बर्बादी होती है। युवकों के निराशा और हताशा की संभावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ कोई जो कार्य करने के इच्छुक हैं और समर्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारों बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अति अहितकारक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह बेरोजगारी की बर्बादी भी कर संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी जनसंख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस काम पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि अपनी सभी लोगों की आवश्यकताएं नहीं यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकताएं नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादक होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रश्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई
सेवाएं सामने आ रही है। आइए ये जानने के लिए यह कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की ये कहानी है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसके उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर वापस गांव लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने उस एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेची। इन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों में एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव में सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रभाव था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां था, प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था। शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों के परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी। यहाँ मानव पूंजी के उठते स्तर के ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। आगे पढ़ें तो इस पूरे अध्याय का सारांश इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आंकड़े किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने की सहायता करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। इसी के साथ ये द्वितीय अध्याय या सेकंड चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।